औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, क्रिकेट का रंगारंग मेला सज चुका है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान 2009 की तरह वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी लेकर पाकिस्तान आएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पीटीएम ने मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ बाद नमाज जुम्मा ऐलान कर दिया है। जिस तरह से आपको पता है एहतजाज का, क्या यह एहतजाज लॉन्ग मार्च में तब्दील हो सकता है? क्या यह एहतजाज लॉन्ग मार्च की शक्ल अख्तियार कर सकता है? इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और एमकेएम पाकिस्तान के एमपीए। उन्हीं से आज हम गुफ्तगू करेंगे क्या ये जो अभी मुल्क में एक नई जो चीज़ें इख्तियार कर चुकी हैं, जैसे कि महंगाई के खिलाफ अगर हम बात करें या दीगर और मामला, तो ये एहतजाज के लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार करेगा। इसी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नजमी आलम साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? खैरियत से? नजमी साहब, वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है मजदूरी उसकी उजरत जो है और 25,000 जो रखी गई है, लेकिन ये भी आज अगर मज़दूर से अगर हम बात करते हैं तो मतलब वो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई आपके सामने है, पेट्रोल की कीमतों में इसी महीने मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा जो है इजाफा हो गया है। तो आप मुझे बताएं, किस तरह से एक मज़दूर अगर उसकी 25,000 तनख्वाह है, वो किस तरह से अपने घर का किराया देगा, किस तरह से अपनी फैमिली को, मतलब उसकी फैमिली को वो चलाएगा? ये क्या समझ से बाहर है? देखिए, अच्छा हुआ आपने सवाल किया। कल मैं एक जगह पे गया हुआ था, बिजनेस कम्युनिटी थी, उनको इतराज़ था 25,000 करने पे। अच्छा। रीज़न वो ये दे रहे थे कि पंजाब और केपी के वगैरह में नहीं बढ़ा रहे वो, तो कहने लगे हम कंपटीशन में आने में हमें मुश्किल है। 25,000 इज़ नथिंग, मतलब उसमें आप घर चलाने का आजकल के दौर में सोच भी नहीं पड़ता। सिंध गवर्नमेंट ने फिर भी इकदाम उठाया कि भाई 25,000 तो दो ये गरीब मजदूरों को। बिल्कुल सही बात है। 10-15 लेकिन हज़ार रुपये तो यही पंजाब उनकी में तनख्वाह है। और केपी के या बलूचिस्तान में कहीं इसको नहीं बढ़ाया जा रहा। और मैं बता रहा हूँ ना, कल उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने 25 कर दी है। मैंने कहा यार तुम गरीब जिंदा कैसे रहेगा, उसको कुछ तो दोगे कि नहीं? कहने लगे हम मार्केट में कंपटीशन में पंजाब से पीछे रह जाएंगे। ये बिजनेस कम्युनिटी का ये था। अच्छा, तो लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से सख्ती क्यों नहीं कर रही है? इसके ऊपर थोड़ा सा सिंध में तो नहीं, इसमें अभी की जाए ना। कैबिनेट मीटिंग में 25,000 जो है। हाँ नहीं हो रहा था अमल। अभी कैबिनेट मीटिंग में बड़ी सीरियसली लिया गया। लास्ट कैबिनेट मीटिंग में लेबर डिपार्टमेंट को कहा गया, सीएम साहब ने, कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि 25,000 रुपए हर आदमी को तनख्वाह मिले। ठीक है, कर रहे हैं हम उस पर कोशिश। लेकिन सर ये जो जिस तरह से अभी फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया उसका तो है, इस ये हवाले से 25,000 तो आपका उसके क्या सामने कहना है? बिल्कुल, आटे में नमक है। क्योंकि अगर एक मतलब मजदूर अगर एक दफ़ा अपने मतलब काम पे जाने से पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, तो उसका आधे रास्ते में ख़त्म हो जा रहा है। पेट्रोल डलवाना अलग बात है, वो एवरेज। मैंने देखा है, मेरे घर क्लिफ्टन के पास कुछ कच्ची आबादियाँ हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कितने का सौदा लाते हो? वो रोज़ लाते हैं सौदा। वो जैसे नहीं कि हमारे घरों में चावल का बैग आ गया, बड़ा आटे की बोरी आ गई, दालें आ गई, सब पूरे महीने का सौदा आ गया। वो ऐसा नहीं करते। वो सब्जी भी उस दिन की लेते हैं, आलू प्याज भी उसी दिन का लेते हैं, दाल जो भी पकाना है उनको वो उसी दिन का लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तकरीबन अब इस वक्त हम 250 से 300 रुपए का सौदा आता है। पहले हम यही सौदा 150 में ले लिया करते थे। अब बताएं, अगर 300 रुपए का वो सिर्फ खाने का लेके आ रहा है, 9-10 हज़ार तो ये हो गया मिनिमम मंथली। कोई बीमार हो गया घर में और खर्चे होते हैं, तो 25,000 भी कुछ नहीं है। जिस तेजी से फेडरल गवर्नमेंट महंगाई कर रही है ना, आप इनको 50,000 भी दे दें तो इनका पूरा नहीं होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नजवी साहब। बहुत ही अफसोस का मुकाम है जिस तरह से, मतलब अगर हम डेली वेजर की बात करते हैं, या तो वो खा लें या फिर वो जो है कमा लें, बस यही सारे मामला है। बाकी और दीगर दवाई का भी जिस तरह से आपने जिक्र किया था, वो इतनी महंगी हो गई, उन पर टैक्सेस लगा दिए गए। मतलब बीमार होना भी आज के दौर में इंसान सोच के बीमार हो। ऐसे होते हैं जिनको अपनी दवाई लाजमी लेनी होती है। ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। मैं खाता हूँ, मैं शुगर की गोली हर हालत में खाता हूँ, डायबिटिक हूँ। ये 2-3 गोलियां तो मुझे लाजमी लेनी है। अब उस पर भी इतने दाम बढ़ गए हैं कि वो गरीब आदमी बेचारा
डायबिटिक की गोलियां ले, अपनी शुगर की ले, ये नहीं लेगा तो मर जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। और इनको कोई ख्याल ही नहीं। तो सर इस तरह से पीपल्स पार्टी को चाहिए ना सिंध में कुछ आवाम के नहीं रिलीफ देखें, दें, कुछ कुछ चीजें रिलीफ ऐसी पैकेजेस का ऐलान नहीं नहीं करें, देखें, कुछ अद्वियात जो है वो फ्री ऑफ मेरी कॉस्ट, जो मेन जितना चीजें। हेल्थ पे हम फ्री कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान मिलके भी नहीं कर रहा। आप कार्डियो पे चले जाएं, आपको फ्री एंजियोप्लास्टी सब फ्री हो रही है पूरे पाकिस्तान में, कहीं फ्री नहीं है। ठीक है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं कि यहाँ एंजियोप्लास्टी फ्री है, बाईपास फ्री करके दे रही है सिंध गवर्नमेंट। सक्खर NICVD चले जाएं, वो 100% फ्री है। ये तो बड़ा अहम चीज़ होती है हार्ट का ऑपरेशन, वो हमने फ्री किया। अच्छा, दवाइयों का जहाँ तक कहीं ना, मेडिसिन उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उसमें नहीं है, उसके रेट फेडरल गवर्नमेंट तय करती है कि इस कंपनी को ये रेट्स उन्होंने इम्पोर्ट पे उनको अलाउ कर दिया, तो वो पीपल्स पार्टी कहने से नहीं कम कर देंगे। ये फेडरल लेवल का सब्जेक्ट है कि आप दवाइयों पे के दाम कम कराएं। आप जब वो आती हैं कंपनियां, आप उनके दाम बढ़ा देते हो, तो वो हर थोड़े अर्से बाद आते हैं कि जी रॉ मटेरियल महंगा हो गया, ये हो गया। आप फिर आपने डॉलर को जहां पहुंचा दिया, डॉलर को जहां पहुंचा दिया, वो तो जो चीज भी दवाइयां आपकी जो उसकी जो दवाइयों का रॉ मटेरियल तो बाहर से ज़्यादातर आता है ना, वो सब पे डॉलर का रेट बढ़ गया, तो वो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर है वो भी दवाई महंगी बेचेगा। बिल्कुल ठीक है सर। PDM के जलसा है उसकी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इस एहतजाज का हिस्सा क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी अपना कर रही है, चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया है। देखिए बात ये अच्छा, आप लोग सेपरेट करेंगे इस महंगाई के खिलाफ? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। देखिए ये फर्क नहीं पड़ता कि PDM अपना कर रही है या पीपल्स, ये सब चैनल्स पे मैं देखता हूँ कि भाई PDM अलग है, ये अलग है। भाई वी आर सेपरेट पार्टी, और एहतजाज करने में पीपल्स पार्टी के मुकाबले की पार्टी कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आप बंदूक चला लें, लाठी मार लें, डंडे मारें, हमारा वर्कर नहीं घबराता है, और करेंगे हम एहतजाज। अभी चेयरमैन साहब ने हमें दे दिया है, हम उसके मुताबिक मुख्तलिफ ज़िलाई सतह पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। और मैं बताऊं, अगर ये पार्टियां नहीं करेंगी, पीपल्स पार्टी हो या PDM हो, एक टाइम आने वाला है लोग खुद निकलने वाले, वो फिर बहुत बड़ी अनारकी फैल जाएगी मुल्क में। जिस दिन आवाम खुद निकल, उनका कोई लीडर नहीं है, लेकिन वो निकल के रोड पे आ गया कि भाई बहुत जुल्म हो गया, उसमें अनारकी फैल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नजमी साहब। लेकिन अभी जिस तरह से आपने देखा कि महंगाई के खिलाफ आज जो है प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं ये प्रोटेस्ट जो है क्या लॉन्ग मार्च में तब्दील हो सकता है, या फिर जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट को, इसकी हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा इस एहतजाज से? देखिए फर्क तो क्योंकि पहले भी कई मरतबा इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, होते रहते हैं, महंगाई के खिलाफ बोलते रहते हैं, मीडिया भी आवाज उठाता रहता है। ये एहतजाज जो चाहे PDM करे या हम करें, ये माइंडसेट बनाता है लोगों के सामने। ऊपर यार महंगाई है, और ज्यादा बात करते, उसका पता है इनको इलेक्शन में चलेगा। अगर इन्होंने 5 साल गुजार लिए ना, तो उसका पता है इमरान खान को इलेक्शन में पता चलेगा कि जब लोग उसको वोट देने नहीं आएंगे। ठीक है जी, PDM से अलाइदगी की क्या वजह बनी? देखिए हमारा अपना पॉइंट था। हम, आपको याद होगा इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ धरना दिया, हम जाके धरने में बैठ जाते ना, अगले दिन इमरान खान के वो मियाँ साहब की गवर्नमेंट गिर जाती। लेकिन हमारा पॉइंट ये था कि भाई कुछ भी करो, डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं गिरने दो। डेमोक्रेटिक सिस्टम गिरेगा तो सब लूजर हैं। हम जमहूरियत के लिए लड़ते रहे, तो हमने इमरान खान का उस पर साथ देने से मना कर दिया था, और हमने कहा नहीं, इस तरह तो फिर जो भी जुलूस लेके आ जाए, असेंबली के बाहर बैठ जाए और क्या हुकूमत इस्तीफा दो, तो मुल्क तो नहीं चलेगा। हमने उस असूल पे उनके साथ किया। फिर हमारा कहना ये था कि हम बजाय एक हंगामा राय की सूरत हाल पैदा कर दें, पंजाब में बड़ा थिन मार्जिन है, आए इसके ऊपर काम करते हैं कि यहाँ पर इनके खिलाफ तहरीक दम इत्तेमाद लाते हैं, और पंजाब में तहरीक दम इत्तेमाद आ जाए तो समझ लो फेडरल गवर्नमेंट भी गई, फिर उसके आगे फेडरल गवर्नमेंट नहीं टिकती। लेकिन पता नहीं मुस्लिम लीग नून क्या सोचे बैठी थी, या JUI, फजल रहमान साहब का अपना एक एजेंडा है, उनको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे ज़्यादा नज़र है। आप सियासत में मुख्तलिफ स्टेप्स उठाते हैं, जज्बाती हो के सियासत नहीं होती। आप अगर ये पंजाब में शुरू से कोशिश करते तो 1-2 मेंबर, 2-3 मेंबर आ जाते, वहाँ तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती, लेकिन वो नहीं तैयार हुए। अच्छा, नून का भी अपना
एक मसला था वो दो एजेंडे पे कि भाई मियाँ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, तो क्लियर नहीं होता था कि वो किस एजेंडे पे जाएंगे। सही। हम उनके साथ चल पड़े, पता चला नहीं जी वो तो मियाँ साहब का है कि आजा हम्म। पै जाओ। हम्म। तो हम ऐसे आंख बंद करके तो किसी के पीछे नहीं चल सकते बीवी। सही बात है। ठीक है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया जलसे में सड़कों पर आने का अंदिया दिया है। कौन सी सड़कें हैं जिन पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ आएगी? ये तो कोई तय नहीं होता कौन सी से। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें कहते हैं हुकूमत है, साउथ वाले अक्सर प्रेस क्लब पे करते हैं क्योंकि ठीक वहाँ है। मीडिया भी होता है। फिर हर हाँ जिला अपने, ईस्ट वाला जिला हमारा ज़्यादातर हसन स्क्वायर पे करता है कि जब ज़िले वाइज होता है, तो वो मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे कोरंगी हमारा कभी ऐसा आ जाए तो आपका ये जहाँ शादी हॉल है, मुझे नाम याद नहीं, उसके उधर करते हैं। तो ऐसे क्रॉसिंग वगैरह की जो साइड क्रॉसिंग है। पे करते हैं जो जहाँ लोगों का आना जाना बहुत हो, तो वो हम कर लेंगे उस पर। जिस दिन चेयरमैन का ऑर्डर आएगा इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे। ठीक हम है। नवाज शरीफ के दौर में बीबी ने ऑर्डर दिया था, हम पहुंचे थे, लाठीचार्ज हुई, सब कुछ हुआ, वर्कर पीछे नहीं हटे। फारूक लगारी साहब मरून मौलाना नसीब पर, उनको लाठियां पड़ी थी, बीबी की गाड़ी पे इतने डंडे मारे गए थे, लेकिन वर्करों ने नहीं पीछे हटे, खड़े डंडे खाते रहे, लेके आए। यहीं पे हमें याद है जियाउल-हक का दौर था, बीबी 70 क्लिफ्टन से निकली थी लियारी जाने के लिए। मेरे ख्याल में कम से कम 3 से 4 हजार पुलिस वाले थे। इतनी टीयर गैसिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ना बीबी हटी ना हम हटे। लड़के के गाड़ी पे शेल ना लग जाए, शीशा ना टूट जाए, तो लड़के शेल अपने जिस्मों पे खाते रहे। अच्छा। खाए बिल्कुल लड़कों ने। तो अभी जिस दिन बिलावल साहब का ऑर्डर आएगा जाएंगे। ठीक है जी। आपको पता होगा कि T20 का मेला सज चुका है। आप क्या समझते हैं कि 2019 की तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने में कामयाब होगा? 9 की तरह, 2009 की देखिए, तरह। ख्वाहिश एज ए पाकिस्तानी मेरी है कि पाकिस्तान ये जीते, लेकिन हमारी 2020 क्रिकेट का लेवल इतना अच्छा नहीं। मैंने भी इलाकाई क्रिकेट काफ़ी खेली है। नाज़ाबाद में आपको पता क्रिकेट की नर्सरी होता है। जी जी। अब तो टीवी पे भी इतने तबसरे और वो आते हैं कि हर आदमी एक्सपर्ट बन गया। मेरी ख्वाहिश फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जीत जाए, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। हमसे अच्छी बहुत सारी टीमें हैं, हमारा और इंडिया का कंपैरिजन नहीं है। किसी मैच में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के जीत जाएं तो जीत जाएं। उनकी आईपीएल का लेवल इतना अच्छा है कि आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। उनके प्लेयर आईपीएल से इतनी टीम निकल गया, उनके पास लाइन लगी हुई है। हमारे पास एक हमारे भी खिलाड़ी कम हमारे नहीं पास है। नहीं। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हाँ। आपने हफीज को खिला रहे हो, शुएब मलिक को खिला रहे हो, इसके माने आपके पास यंग ब्लड आया ही नहीं है। यंग ब्लड आया ही नहीं है। इसकी आप 37-38 ईयर्स के प्लेयरों को खिला रहे हो। आप इंग्लैंड को देखो, इंडिया को देखो, और टीमों को, ऑस्ट्रेलिया को देखो, इतने नए लड़के मैं उस दिन देख रहा था मैच में जिनके नाम ही नहीं मैंने सुने थे। आप जब तक आपके यहाँ नया लड़का आ ही नहीं रहा है, आपने कोई सेंस नहीं है। मैं हफीज़ बहुत अच्छा प्लेयर है, शुएब मलिक ने भी बड़ा किया, लेकिन अब दे आर ओवर एज। सही। उनको अब खिलाने का मतलब यह है कि आपके पास नया लड़का नहीं आ रहा है, आपके स्ट्रक्चर में बहुत खराबी है। क्रिकेट स्ट्रक्चर में आपको 2020 के लिए यंग लड़के, तेज लड़के निकालने होंगे, वरना आप इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है आपसे, ऑस्ट्रेलियंस आपने एक बड़ा स्कोर किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन फिर भी हारे। हालांकि आप अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बॉलिंग आपकी नहीं चली। तो अभी हमें, हमारी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है कि टूर्नामेंट आपको को क्या जीत लगता है सके। 2009 की तरह इस तरह से ट्रॉफी लेने में हम कामयाब नहीं होंगे? यस, मेरा तो यही ख्याल। अच्छा ये ठीक है। हम वापस सियासत की तरफ आ जाता है। ये था क्रिकेट से रिलेटेड था। मुत्तहदा पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? क्या स्कोप नज़र आ रहा है आपको? उनका मुस्तकबिल नहीं है अब। अच्छा। पाकिस्तान की सियासत में उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है। सही। वो तो बहालत मजबूरी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है। नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूँ ना। सियासत नहीं कर रहे हैं। एक साहब से मैंने कहा, हाँ। एमक्यूएम के, कि यार ये जो इतनी महंगाई और ये सब कुछ हो रही है तो तुम्हारे खाते में भी है। उसने कहा यार हमें तो यही डर लगा रहता है, हम पे से हाथ उठा के मुस्तफ़ा कमाल पे ना रख दिया जाए, फारूक सत्तार पे ना लग दिया जाए, तो हम तो करना है भाई। अच्छा।
और इसकी वजह से उनकी सियासत और ख़त्म हो रही है। जो गुनाह इमरान खान के हैं वही एमक्यूएम के भी। एमक्यूएम उसको अपने आप को अलग नहीं कर सकती, फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हुई है। आप एतराज़ उठाओ कि भाई नहीं करना, एक इधर बयान दे दिया कराची से, कैबिनेट में आपके मिनिस्टर हैं, खड़े हो जाए कि नहीं जी सॉरी हम इसको अप्रूव नहीं होने देंगे। कराची के सेंसस पर को अप्रूव किया इन्होंने, जिसके ऊपर इतना शोर करते थे। बिल्कुल, मेरा भी लास्ट अभी जो मैंने भी प्रोग्राम किया था उसमें भी हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान के एमपी मौजूद थे। उनसे भी मेरा यही सवाल था। तो सदाकत साहब कहते हैं कि अभी 2023 से पहले जो है कर लेंगे, अभी बात चल रही है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2023 से पहले ये काम हो जाए। मैंने कहा और कितना टाइम चाहिए? कितने टाइम से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि सेंसस करवाया जाए, सेंसस क्यों नहीं हो रहे? तो उनका यही था कि अभी हो जाएंगे। ये हो तो जाएंगे। कितना टाइम मैं लगेगा? फेडरल गवर्नमेंट की बात पे बार करता हूँ, उन्होंने कहा है कि हम सेंसस करेंगे नए इलेक्शन से पहले, लेकिन वो अपनी जगह होने भी चाहिए। लेकिन हमें सारी पार्टियों को सिंध की बिसाइड हुकूमत या नो, हम इन्होंने पिछली दफ़ा भी वही धांधली की थी, अब भी वो धांधली कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, आपके शनाख्ती कार्ड पे परमानेंट एड्रेस है केपीके का, आपको वहाँ गिना। आप जबकि सिंध में रहते हो, सिंध की इकनॉमी के से अपना शेयर लेते हो, और कानून ये है सेंसस का कि अगर आप 6 महीने, आप जैसे साउथ में रहती हैं, वहाँ से आप शिफ्ट होके ईस्ट में चली गई, आपको 6 महीने हो गए तो आप ईस्ट में गिनी जाएंगे। सही, ये सेंसस का लॉ है। इन्होंने ये की, जब भी तो कराची की आबादी इतनी कम दिखाई। अगर आप भाई जिनके परमानेंट एड्रेस वहाँ का था, सिंगल एड्रेस यहाँ का था, उन सबको उनके सूबे में भेज दिया, या तो फिर उन लोगों को भी भेज दो यहाँ से। मैं किसी को निकालने को नहीं कहता, लेकिन अगर आप उनको कराची में नहीं गिनते हो तो फिर उनको कराची में रहने का भी हक नहीं। सही, उनको आप कराची में गिनो ना। इकोनॉमी पे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही वो ले रहे हैं ना। बिल्कुल, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि अगले इलेक्शन से पहले जो है सेंसस हो जाएंगे? मैं फेडरल गवर्नमेंट को बात पे, हालांकि आज तक उन्होंने कोई बात पूरी नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं गुड फेथ में कि हाँ शायद हो जाए। ठीक है नजमी साहब, अभी 40 बसेस और आ गई हैं, अभी इनका स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हुआ नहीं, ये बसेस लाने का ये क्या मामला हवा आप में देख रहे चलाएंगे हैं? गवर्नर साहब। अच्छा, 80 हो गई हैं, क्या फायदा? आपके स्ट्रक्चर पे अभी भी कई महीने का काम बाकी है। आप जाएं वहाँ पे, और इतना सुस्त रवि से काम हो रहा है एम ए जिन्ना रोड पे। अब जाएं, ऐसा लगता है 2 आदमी इधर लगे हुए हैं, 2 उधर, कोई स्पीड नहीं है। आती अच्छी बात है, बसें आ गई हैं, लेकिन उन बसों का फ़ायदा क्या? 6, मैं तो नहीं समझता 5-6 महीने से पहले वो चलेंगी। 5-6 महीने पहले से नहीं चल नहीं तो सके। काम वहाँ पे, हम तो रोज़ शहर की सड़कों पे घूमते हैं ना, वहाँ नज़र आ रहा है कि फिर भी अंदाजन कितना आपको लगता है कि इतना ट्रैक कंप्लीट हो गया और इतना होना ट्रैक बाकी तो है? पूरा होना है ना। आप आधे ट्रैक पे लाके तो बसें नहीं रोक देंगी ना। सही बात है, बिल्कुल। आपने पूरा ट्रैक करना है। अभी भी बहुत काम है, अभी देखते हैं हम। तो ये अभी उसको करें, अल्लाह करे। वैसे भी इन्होंने 3 साल डिले कर दिया है, क्योंकि मियाँ साहब ने शुरू किया था, और जब ये इनकी गवर्नमेंट आई है उसके 6 महीने बाद इसको कंप्लीट होना था। इन्होंने जानबूझ के पैसा रोका, काम नहीं करने दी, ताकि ताज़ी हो है ना, तो लोग कहेंगे वो मियाँ साहब वाला प्रोजेक्ट हो गया। ये अप्रोच बड़ी गंदी है। इन्होंने 2-2.5 साल काम बंद कर दिया, ताकि लोगों के जहन से ही निकल जाए कि मियाँ साहब ने शुरू किया था, अब ये आके चैंपियन देखो मैंने ग्रीन लाइन बना दी। ये पॉलिटिकल बुनियाद पर हुआ। ठीक है जी, इसकी सजा कराची वाले भुगत रहे हैं। जिस तरह से सर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसी तरह से एलपीजी की भी कीमतों में इजाफा हो गया। हम पहले देखा करते कि जब सर्दियाँ आती थी तब गैस की लोड शेडिंग हुआ करती थी और कीमतों में इजाफा हुआ करता था, लेकिन अब जो है महंगाई तो इतनी ज़्यादा, उस पर ये जब आवाम के ऊपर जो है इस तरह के बिल एक्स्ट्रा इन्होंने जो टैक्सेस लगा दिए है पेट्रोल और फिर गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, लोड शेडिंग अलग है और कि इलेक्ट्रिक तो आपके सामने ही है। तो ये जो मामला चलते हैं तो इस तरह से आवाम को मतलब कितना और बर्दाश्त करे, महंगाई के बम आवाम के ऊपर गिरा दिया। की अब बर्दाश्त खत्म हो गई, आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्या करें? अब ये देखें ना, ये पेट्रोल के दाम हर चंद दिन बाद बढ़ा देते हैं, कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया। बिल्कुल, और गैस इंटरनेशनल मार्केट में क्या है रेट? $85 या $87 पर बैरल। हमारे दौर में $105 बैरल पे था, फिर भी हमारी कीमत इनसे कम थी। $105 पर बैरल पे हमारे दौर में पहुंचा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट है, हम कुछ नहीं करते, लेकिन हमने उसको, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर आने वाली मुसीबत को ऑब्जर्व नहीं कर सकती है अपने अंदर, तो व्हाई यू नीड अ गवर्नमेंट?
पीपल्स पार्टी ने उसको, ये कहते हैं उसकी वजह से कर्जे बढ़ गए, उनका बढ़ गए, लेकिन लोगों पे उन्होंने वो प्रेशर नहीं जाने दिया। ठीक है। और अब ये तो 1 रुपए का प्रेशर लेने को तैयार नहीं है, जैसे ही हुआ ठक करके अवाम के ऊपर मार दो। तो सर आवाम की बर्दाश्त की भी एक हद है ना, एक लिमिट है। अब कोई बस हो गई है जी, अब आवाम कुछ नहीं कर सकती। तालीम का निज़ाम आपके सामने, हेल्थ का निज़ाम आपके सामने, बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जा रही है। हमारे नौजवान सबसे ज़्यादा अभी देखिए जो इस महंगाई की तरह दब रहे हैं, पिस रहे हैं, हमारे नौजवान तबका है जो कि कितने बेरोजगार मास्टर्स MBBS डिग्रीज हाथ में लिए फिर रहे होते, लेकिन उनको बेरोजगार नहीं मिलता। हमारे पास के पॉलिटिकल लोग हैं ना, तो लोग पब्लिक आती है, ग्रेजुएट लड़के, BSc पास, MA पास, कोई क्लर्की या चपरासी की नौकरी दिलाते, इतनी तकलीफ भाई ये बच्चे। अच्छा उससे क्या होगा, ऐसा ऐसा आपकी यंग जनरेशन पढ़ना छोड़ देगी, क्योंकि यार जब पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रही तो क्या फायदा पढ़ने का। आप अभी देख लेना, मैं उस दिन टीवी पे देख रहा था, पंजाब का एक लड़का इलीगल बाहर जा रहा था, मर गया बेचारा। तो अब इस वक्त आप 100 लड़कों से पूछेंगी ना, तो 90% कहेंगे यार किसी तरह पाकिस्तान से चले जाएं, चाहे वो लांच में बैठ के जाएं, जान खतरे में डाल के जाएं, किधर भी, वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। उनको अब पाकिस्तान से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जो मुल्क, और बात हकीकत है, ये तो सब लफाजी की बातें, मेरा मुल्क, मेरा ये, आप मेरे को रोटी नहीं दो, मेरे लिए रोजगार नहीं दो, कोई चीज मेरी नहीं करता, मुझे फिर मुल्क से क्यों मोहब्बत होगी? कोई मोहब्बत नहीं होती। ये सिर्फ अल्फाजी टीवी के प्रोग्राम के उस पर तकरीरों में कि हमारा मुल्क, हमें मोहब्बत, जिसको आप ये चीज नहीं दोगे उसको इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है जी नजमी साहब, हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह से अगर मैं बात करूं MQM पाकिस्तान की, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, माजी में अगर बात करूं मुत्तहदा की, तो महंगाई हो या बिजली के बिल हो, उस वक्त वो फ़ौरन हुकूमत से जो है अलग होने की बात कर दिया करती थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूं वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी MQM पाकिस्तान 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है, रीसेंसस क्यों नहीं करवाए जा रहे? महंगाई उरूज पर है, आवाम जो है परेशान हाल है, महंगाई का जिन जिस तरह से आपको पता है बेकाबू है, लेकिन MQM अभी तक चुप क्यों है? इसी के हवाले से मैं चाहूँगी कि जिस तरह से नजमी साहब ने गुफ्तगू की, जिस तरह से नजमी साहब ने बयान किया, नजमी साहब MQM जिस तरह से पहले आप लोगों के साथ भी इत्तेहादी रही थी, और कई गवर्नमेंट्स आती हैं, हुकूमतें आती हैं, उनके साथ ये इत्तेहादी हो जाते हैं और जो है फ़ौरन मतलब अलग भी होने की बात कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं माजी में जैसे MQM की जो हरकतें रही हैं, इस दफ़ा आप MQM को किस तरह से देख रहे हैं? क्या MQM जो है इनके साथ मिलकर प्लानिंग्स कर रही है या फिर इनको भी कोई प्रेशर में लिया हुआ है? मेरे ख्याल में तो MQM ने आज तक किसी भी अवामी मसले पे PTI की हुकूमत को प्रेशर नहीं दिया है। जो सबसे बड़ा इशू था सेंसस का, उसमें इनका वजीर बैठा हुआ था जब कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। तो ये सबसे बड़ा धोखा कराची के अवाम से MQM ने ये किया। ये तो इनकी मजबूरी की हालत है कि उस पर भी नहीं बोल सके, जो इनका सबसे बड़ा स्टैंड था। MQM मैंने कहा ना फिजिकली ख़त्म हो गई है। आप पिछले बाई इलेक्शंस में देखें, इवन बल्दिया के बाई इलेक्शन में देखें, यहाँ तो MQM का बड़ा मजबूत गढ़ होता था, 5वें 6ठे नंबर पे आ रही है। कराची के कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में 2 सीटें जीत चुकी है सकी से 42 में से। तो ये इस बात की निशानदेही है कि MQM को अब कराची के लोग काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, जब तक यहाँ है। अगला जब इलेक्शन होगा 2023 का, तो आपको किसी भी सीट पे नजर नहीं आएगा। अच्छा, गारंटेड। अब लोग इनको वोट नहीं देंगे। लोगों ने 88 में, 90 में, कुछ सालों तो इनको बड़े दिल से वोट दिया कराची के लोगों ने। हमने देखा बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब पागल हो गए, दिल से वोट दिया, ना चाहते हुए भी वोट दिया, नहीं दिया। फिर उसके बाद 2001 में, उसके बाद 2008 में, 2013 में, या उससे पहले इन्होंने जो भी इलेक्शन जीता वो बंदूक के जोर पे जीता। भाई किस लोगों को मार के निकाल दिया, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा नहीं कर सके इस दफा, तो यह हाल हो गया। ठीक है, और इंशाल्लाह 2023 में भी कब्जा नहीं कर पाएंगे ये।
तो मैं तो इनको कहीं पे नहीं देख रहा हूँ कि रखा हो सकता है एक आध सीट हो, बस इससे ज्यादा मैं कराची की सियासत में अब एमक्यूएम का रोल खत्म हो गया। ठीक है जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपी अब्बास जाफरी साहब। अब्बास जाफरी साहब, आप गुफ्तगू तो सुन ही रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से माजी में आप लोग हुकूमतों के साथ जो है इत्तेहादी हुआ करते थे, मतलब इस तरह के जब कीमतों में इजाफा हुआ करता था फिर लड़ झगड़ के अलग भी हो जाया करते थे, तो इस बार एमक्यूएम क्यों वफाक की चहेती बनी हुई है, क्यों आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे? देखें, बात यह है, एमक्यूएम ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि बैठकर किसी हुकूमत को कमजोर किया जाए। अच्छा। एक तो ये बात है। दूसरी, जहां तक महंगाई है, बिल्कुल पेट्रोलियम की जब कीमत बढ़ी उसके ऊपर हमारे जो राब्ता कमेटी के कन्वीनर हैं, डिप्टी कन्वीनर है, उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर बयान दिया है और बहुत बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, आवाम की कमर टूट गई है महंगाई की वजह से। ठीक है, एक तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई बेइंतहा बढ़ी है। और जिस तरह नजमी आलम साहब फरमा रहे थे ना कि एमक्यूएम, बिल्कुल एमक्यूएम को वोट दिया है, एमक्यूएम को लोग आज भी पसंद करते हैं। आज भी इलेक्शन, फेयर इलेक्शन हो तो पता चल जाएगा इस कराची शहर के लोग किसे चाहते हैं। अब्बास भाई, सिर्फ एक सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। और दूसरा सेंसिस का। हाँ बिल्कुल नजमी भाई, आप करिएगा। ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ था कराची में, ये फेयर था? सबको पता है क्या हुआ था। नहीं, मैं तो हाँ या नहीं, मैं भी मान रहा हूँ कि फेयर नहीं था। नहीं, कोई फेयर नहीं था। हमने तो फिर ऐसी हुकूमत के साथ क्यों बैठे जो धांधली करके आपकी सीटें ले गई? देखें, बात ये है, हमने कभी भी नहीं चाहे, अभी मैंने आपसे पहले भी बोला, हमने कभी भी नहीं चाहे कि हम किसी हुकूमत को कमजोर करें और ब्लैकमेल करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, जहां तक इन्होंने सेंसिस की बात करी है, सेंसिस इनको भी पता है कि उसके ऊपर जो है अभी कुछ अरसे बाद सेंसिस दोबारा होने जा रहे हैं ना। कभी भी नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी सेंसिस हो रहे हैं, सेंसिस होने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। और इंशाअल्लाह अगर 2023 के जैसे इलेक्शन की नजमी आलम ने बात करी है कि 2023 में कहीं नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये तो वक्त बताएगा। एमक्यूएम के ऊपर जो मुश्किल वक्त है, एमक्यूएम के ऑफिसेस नहीं है, ये सारी चीजें, और एमक्यूएम को खुल के काम करने की इजाजत आज तक नहीं दी जा रही है हर पार्टी को सिवाय एमक्यूएम के। तो ये सारी चीजें कर दी जाए, सबको पता चल जाएगा कि एमक्यूएम कैसे स्वीप करती है। नहीं सर, अब्बास जाफरी साहब, आप लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे ऑफिस दफातर हमारे नहीं खोले जा रहे, हम खुल के काम नहीं कर सकते, मतलब और जो सियासी पार्टियां काम कर रही हैं, आप लोग के पास आपका मरकज जो है वहाँ हमारे देखें, बात ये है कि थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी को भी समझे। हमारे कारकुन अगर खुल के काम करते हैं ना, मतलब हर चीज में आगे आगे हों, जैसे चौकिंग है, बैनर है, झंडे हैं, ये सब लगाना शुरू करें तो उनको जो है उठा लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। सर, कौन उठा लेता है? कौन उठा लेता है सर? नजमी आलम को पता है, जिसने पूछा है ना कि कौन है, इनको पता है कौन उठाता है। अब्बास भाई, उन्हीं के कहने पे तो आप साथ बैठे हुए। बोलो ना यार, सच बोलो ना यार, सच बोलो। मैं कह रहा हूँ ना अब्बास भाई कि उन्हीं सर, आप बता रहे हैं ना कौन उठा लेते हैं सर। आप बोले, सच बोले तो आप भी सच बताए ना हमें कौन उठा लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्हीं के कहने पे आप पीटीआई के साथ बैठे हुए। नहीं, उनके कहने पे नहीं बैठे मेरे भाई। देखो, फिर भी कुछ भी हो, बहुत सारी चीजों में फर्क आया है। हमारे बहुत सारे कारकुन जो लापता थे, इसी दौरे हुकूमत में वापस अपने घरों पर आए हैं और कुछ चीजें होती जा रही है ना, तो उम्मीद है अल्लाह कुछ हमारे लिए बेहतर कर दे। हमारे कारकुनान देखें, सियासत सारी होती रहेगी। जिसके घर का लापता होता है ना, या जिसके घर का गायब होता है या कुछ होता है या शहीद कर दिया जाता है, तो उसके घर वालों से जाके पूछे कि उनके दिलों पे क्या गुजरती है। कम से कम इतने अरसे में हमारा अभी तक एक कारकुन 3 साल हो गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो दुआ है कि ये सारी चीजें अच्छी हो जाएं, तो हम फिर काम भी अच्छी तरह कर सकते हैं, डिलीवरी भी अच्छी तरह। आप लोग अभी वफाक के साथ बैठे हुए, ये महंगाई होती जा रही है, आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं आप लोग सड़कों पर निकल के और दीगर जमातों की तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जिस तरह से पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो है अपने जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम का मुझे किस तरह की कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए, एमक्यूएम, मैंने आपको बोला ना, एमक्यूएम बहुत ज्यादा मुश्किलात में, किसी पार्टी के लोग उस तरह से नहीं उठाए जाते जिस तरह से। अगर एमक्यूएम ने वाली चीज शुरू कर दी
तो उस तरह एमक्यूएम के कारकुन लापता होते रहेंगे। अच्छा अगर कराची से हटकर किसी सर, आप ये और बहुत शहर बड़ी में बात कोई कर रहे हैं। एहतजाज, आप लाइव शो में ये बात करेंगे, अगर हमने इस तरह से प्रोटेस्ट किया तो हमारे कारकुनान लापता होते रहेंगे। निदा पूरी बात सुन लें फिर बोलें। देखिए जी आप कहिए, आपकी बात मुकम्मल हो गई तो इसलिए मैंने बोला। किसी और शहर में अगर एहतजाज होता है ना तो वहां पे से शेल मारे जाते हैं। कराची शहर में एहतजाज अगर एमक्यूएम करती है तो फिर गोलियां चलाई जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम अपने अवाम को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, अपने कारकुनों को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते हैं। देख रहे जब तक ये सिलसिला, जब तक बर्दाश्त की एक हद होती है, अगर उसका पैमाना लबरेज हो गया तो कभी ये भी हो सकता है जैसा आप कह रही हैं। ठीक है जी, कोई घर पे आखिर नहीं है जी। ये नहीं है कि हम इसी तरह बैठे रहेंगे, हो सकता है कि हम कभी एहतजाज पर भी आ जाएं। अच्छा ठीक है अब्बास साहब, कॉल पे रुकिएगा। नजमी साहब, आपने सुना अब्बास साहब की गुफ्तगू कि अगर हम जो है मतलब इस तरह की हमने कोई हिकमत अमली तैयार की तो हमारे कारकुनान जो लापता भी हो सकते हैं। बड़ी जुल्म सितम के साथ ये इत्तेहादी बने हुए हैं, इनके ऊपर बहुत जुल्म है। ये एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे ना, अपने इत्तेहादियों के खिलाफ करेंगे ना। यानी कि इनके लोगों को गायब पीटीआई करवा रही है। तो मैं यही तो मेरा भी सवाल था। भाई सिंपल सी बात है ना कि अगर आप कह रहे हैं तो हमारे कारकुन गायब हो जाएंगे, तो पीटीआई ने आपको डराया हुआ है कि आपके लोग उठा लेंगे। मौजूद थी पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमारे कारकुनों के साथ जुल्म होता रहा है। जो हमारे साथ आपने किया ना, औरंगी टाउन की 5 सोख्ता लाशें और कई सौ जनाजे, हमारे पास भी बड़ी लिस्ट है। जिस बेदर्दी से आपने कराची शहर में हमारे कारकुनों को कत्ल किया, ऐसा नहीं करें। सारी आप चीजें लोगों ने आपको जिस याद तरह है, हमारे पक्का किला ऑपरेशन आपको याद है, कई हजार कारकुन आपने एमक्यूएम ने कत्ल किए मेरे। भाई आपने लोगों को मारा है, आपने लोगों को मरवाया। पक्का किला ऑपरेशन किसने करवाया था? पक्का किला ऑपरेशन यहाँ पर कराची शहर में औरंगी टाउन बल्दिया, औरंगी हम हर रोज एक जनाजा उठाते थे एमक्यूएम के हाथों शहीद होने वाले कारकुनों के। अब ये तो मकाफात है हमारे, आपने जितना शहर को लोग नौजवानों को कत्ल करना था कर लिया। अब एक टाइम तो उस पर रुकना था, अब वो रुका है तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ऐसी सियासत में आए जहाँ पे आपके हाथ में बंदूक ना हो, आपको कराची शहर की नहीं मेरे भाई, अभी 2023 बहुत करीब है। हाँ सर, अभी बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह आने वाला है। नहीं सर, 2023 में ऐसा क्या होने वाला है? 2023 में ऐसा क्या होने वाला है? इंशाल्लाह एमक्यूएम जो सीटें एमक्यूएम की थी, इंशाल्लाह वो दोबारा एमक्यूएम को मिलेंगी। मतलब दोबारा इंतखाबात होने वाले 2023 में तो इंतखाबात होने हैं ना। अच्छा होने हैं ना 2023 चले, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नए इंतखाबात होंगे, नई हुकूमत आएगी शायद। एमक्यूएम पाकिस्तान का प्रोडिक्शन हो चुकी है नई हुकूमत की। नई हुकूमत तो बनेगी ना, जब 2023 में इलेक्शन होगा तो कोई ना कोई तो हुकूमत बनाएगा। जी बात ये है, एमक्यूएम देखें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एमक्यूएम जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो एमक्यूएम इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती है। वो कराची, हैदराबाद, कभी सखर से और मीरपुर से सीटें मिलती हैं, इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती। वो किसी के साथ इत्तेहादी होके ही आ सकती है, अपनी हुकूमत नहीं बना सकती। इंशाल्लाह दुआ करें कभी ऐसा हो, अपनी हुकूमत बनाएगी तो फिर चेंज नजर आएगा आपको। सर कराची में भी तो आप लोगों ने सियासत की थी, कराची की आवाम को उस वक्त क्या दिया आप लोगों ने? कराची की आवाम को अभी आप कौन सी हुकूमत की बात कर रही हैं? मैं कराची की सियासत की बात कर रही हूं, हुकूमत की बात नहीं। कराची में भी आप लोगों की एक टाइम पे उरूज पर सियासत थी, उस वक्त आप लोगों ने क्या किया? कराची के आवाम को क्या दिया? एक नौकरी तो आपने अपने नौजवानों को दी नहीं, जो आज बेरोजगारी की शक्ल में नौजवान अपने घरों में बैठे हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम हुकूमत में आए अपने लोगों को, हमने अपने आवाम को नौकरियां दी हैं, बेची नहीं है, नौकरियां बांटी हैं। ठीक है ना, हमेशा जब भी हम हुकूमत में आए हैं। अच्छा, पिछला अदवार अगर आप बात करते हैं, कारकुनान के अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली है, आम शहरी को नौकरी नहीं मिली कारकुनान के अलावा। आप आए, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने आम शहरियों को नौकरियां दी गई हैं। सर आप आए, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं तो खुद गवाह हूँ। हमारे कितने अपने लोगों ने अप्लाई किया, आप लोगों ने बोला पैसे दे दो तो ठीक है, सही है, आपको मिल जाएगी नौकरियां। मैं खुला ही बात बोली, मैं एविडेंस के साथ आपसे बात कर रही हूँ। दी नहीं है, ये एमक्यूएम का राय नहीं है कि कभी पैसे दे के नौकरियां बांटे, हमेशा जो है मेरिट के बुनियाद पे नौकरियां देते हैं। वाटर बोर्ड में इतना एक जुल्म किया कराची के साथ। पहले वाटर बोर्ड में कानून था कि वाटर बोर्ड में कोई भी आदमी जो भर्ती होगा वो कराची डोमिसाइल होगा, ये कानून था। हमने नहीं बनाया था, हमसे पहले था। आप लोगों ने उसको खत्म किया,
सिर्फ हैदराबाद से कुछ लोगों को यहाँ एडजस्ट करने के लिए आपने कराची वालों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, मान लें। फिर वो नहीं, सारी जगह से लोग आके भर्ती होने लगे। वो जो सीटें थी वाटर बोर्ड की, वो कराची का इदारा है, कराची के लिए था। आपके यहाँ मुस्तफा कमाल साहब के दौर में ये अमेंडमेंट लाई गई और ये कराची के लोगों से आप मान लें कि बहुत ज्यादती की आप लोगों ने। बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। अंदरूनी सिंध से यहाँ पर आके जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोगों को नौकरियां दी गई कराची का इदारा है, लेकिन कराची की आवाम को नौकरियां नहीं मिली। इन्होंने खुद रास्ता खोला कि सब आ जाए। नहीं, पीपल्स पार्टी लाके पीपल्स पार्टी लाकर नौकरियां देती है, एमकेएम नहीं देती। ट्रांसफर अभी जो कुछ हुआ है, अभी जितने लोग आए हैं बाहर से, सिंध से, अगर नजमी आलम इतने ही कराची का दर्द रखते हैं, जो सिंध के बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ना आने दें और यहीं के लोगों को आने से मैं नहीं रोक सकता। केपीके से भी लोग आ रहे हैं तो क्या उनको भी रोक दें? कहां से आ रहे हैं? केपीके से कहीं से भी आ रहे हैं। देखें, जब कराची की नौकरी है ना, कराची वालों को दें। सर, आप लोगों ने वाटर बोर्ड में ये क्यों अमेंडमेंट की कराची से बाहर के लोग अपॉइंट हो सकते हैं? नहीं हो जाए, ऐसे कोई भी एमकेएम ने नौकरी नहीं दी है। सर, मैं कह रहा हूं मुस्तफा कमाल के दौर में आप लोगों ने एक अमेंडमेंट लेके आए कि वाटर बोर्ड में पहले था कि सिर्फ कराची डोमिसाइल होगा। आपने उसको खत्म किया क्योंकि आप लोगों ने हैदराबाद से 25-30 लोग भर्ती करने थे यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, रिकॉर्ड देख लें। ऐसे ही है सर, उन दो ग्रेड के अफसरान को जो है 18-18, 19-19 ग्रेड पे लगा दिया गया। मतलब ये सारी चीजें पर्ची पे हुई थी और हम इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम इस पे करने भी जा रहे हैं, जो मैं पूरा प्रूफ के साथ हम करेंगे इस पे, जिस तरह से अवाम का हक मारा गया है। चाहिए ये अवाम के सामने आनी चाहिए। अगर वो पीपल्स पार्टी की गलती है तो भी अवाम के सामने आनी चाहिए। किसी को अवाम का हक हमें एक्सक्यूज नहीं देना मारा गया है, हम भी लेकर आएंगे ना। हमारे पास भी, हम भी डोमिसाइल के ऊपर कोर्ट में गए हैं, हम भी वो चीजें लेकर आएंगे। हम भी ये दिखाएंगे कि किस तरह से 3 दिन के अंदर 1 दिन डोमिसाइल बना, पीआरसी बना और तीसरे दिन नौकरी मिली, हम भी लेकर आएंगे। जी नजमी, ठीक है ना? हाँ, आप ऐसे ही लेगा जैसे एक दिन में 8,000 आपने वाटर बोर्ड में आदमी भर्ती कर दिए थे जो आज तक वाटर बोर्ड को खा रहे हैं। मेरे भाई, जिस तरह आप लोगों ने एजुकेशन का, सेहत का और दूसरे इदारों का बेड़ा, हमने तो बड़ा अच्छा ये किया है कि ग्रेड 4 तक का तो मुलाजिम भर्ती होगा तो वो एक कमेटी इंटरव्यू करेगी, आपको भी दिखाएंगे। 4 से ऊपर जाएगा कराची शहर तो वो एनटीएस पास करेगा। ये पीपल्स पार्टी ने किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया कि 5 ग्रेड और उससे ऊपर का जो अपॉइंट होगा वो पहले जाके आईबीए में एनटीएस पास करके आएगा। अगर वहां से एनटीएस पास नहीं करेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। अभी जो टीचर्स कितनी फेल हुई हैं, आप लोगों ने जो टेस्ट करवाए थे, अगर टैलेंट की बात कर रहे हो ना, कराची आईबीए में इम्तिहान कराओ, सक्खर में नहीं। अभी अलमिया था कि जितने भी टेस्ट हुए उसमें सारे फेल हो गए, ये भी एक अलमिया है। तो ये तो आपको देखना चाहिए ना, आपने कराची की एजुकेशन का कितना बेड़ा गर्क किया है कि कराची के बच्चे बड़े टीचर थे, कराची से सीएसएस की सीटें खाली चली गई थी, वो फेल हो गए। नजमी साहब, आपकी आवाज नहीं समझ आई थी, आप दोबारा प्लीज कहिएगा, रिपीट करिए। मैंने ये कहा कि अभी कुछ अर्से पहले टीचर्स जो थे, टीचर्स का जो है आईबीए ने टेस्ट लिया, उसमें वो टीचर फेल हो गए। बिल्कुल, ये तो अभी आपके ही शो में एक साथ पीपल्स पार्टी के आए थे, उन्होंने ये तस्करा किया था। तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ने ये एक अच्छी हिकमत अमली तैयार की थी, जो इसके अहल, इसमें क्या बुराई है? अगर हमने अच्छा काम किया, जिसके अहल नहीं है उनको घर बैठना चाहिए। मतलब ये पर्ची वाला सिस्टम पहले हुआ करता था, अब थोड़ी, ये तो एक अच्छी चीज है ना, अच्छा इकदाम है ये। निदा निकालो उन टीचरों को जो इम्तिहान देने आए और फेल हो गए, निकाले ना, उनकी जगह अहल लोगों लें, पढ़े लिखे लोगों को लें। स्टेप उठाए आप, अभी तो एक स्टेप उठाए ना, वो टीचर फेल टीचर, उनके ऊपर अब काम होगा कि भाई ये इतने टीचर फेल हो गए, इनको निकालो, इनको नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा करें तो तालीम मयार भी अच्छा होगा। वरना टेस्ट क्यों लेते उनका? देखो मेरे भाई, आज भी उनका टेस्ट क्यों लिया? नजमी आलम, आज भी जो कराची के लोग हैं ना, सबसे ज्यादा अच्छे पढ़ाने वाले, अच्छे टैलेंटेड लोग आज भी कराची शहर के होते हैं। तो सर फिर जब आपको पता है कराची शहर के लोग टैलेंटेड थे, नौकरियां क्यों नहीं दी आप लोगों ने? कहाँ पर नौकरियां नहीं दा? कराची के आवाम को सर, कराची के नौजवानों को नौकरी की मैं बात कर रही हूँ। आज आप कराची के नौजवानों को देखकर आपको दिल नहीं दुखता? गवर्नमेंट में रहे निदा, हम जब भी गवर्नमेंट में रहे, हम एक ही दफा इन 20 साल में एक ही दफा गवर्नमेंट में सही तरह रहे। उस वक्त हमने चाहे सेहत हो, चाहे तालीम हो, हर इदारों में नौकरियां दी हैं। अच्छा,
और जी अब हाँ। इनसे ज्यादा अब हम ना गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नहीं में है ना, पीपल्स पार्टी रही है, इधर ना नहीं है मुस्लिम गवर्नमेंट लीग में। रही है, ना पीटीआई रही है, ना सर कायदे आजम लीग मैं तो रही यहाँ है। पे एक चेन का अगर नाम लेना इनका चाहूंगी, सारा मैं उसका टेन्योर शुक्रिया कर ले अदा तो इन करूंगी। सबसे ज्यादा है। मैं तो यहाँ पे फूड निदा, पांडा का शुक्रिया अदा करूंगा, उनका भला हो जिस तरह से उन्होंने कराची के नौजवानों को रोजगार अता किया। जी बिल्कुल बेचारे बिल्कुल। हमारी तंजीमों से अच्छे तो वो लोग हैं कि वो लोग यहाँ पर निदा 13 साल से लोगों इनके को जो है गवर्नमेंट में नहीं नौकरियां है। दे रहे हैं, बड़े से निदा रोजगार 13 कर रहे हैं। साल मतलब से सर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोग हर हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद आप लोगों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। निदा 13 साल से एमक्यूएम जो है किसी जो है सिंध में आज 13 साल से गवर्नमेंट में नहीं है। पीपल्स पार्टी की 13 साल से गवर्नमेंट है। यही अगर आप बात करते हैं ना फूड पांडा, तो इनसे ये सवाल करें कि क्यों नहीं दी। क्या कराची सिंध में नहीं आता? कराची सिंध से बाहर है। बिल्कुल, मैं दोनों से सवाल है मेरा, सिर्फ आपसे नहीं है, इनसे भी यही सवाल है। और मैंने अभी इनसे सवाल किया भी था। हमारे पास जितने भी सिंध गवर्नमेंट के लोग आते बिल्कुल, तो उससे हम यही सवाल करते हैं। लेकिन नजमी साहब, लेकिन बात है कि जैसे सिंध सेक्रेटेरिएट और बाकी एक हकीकत है कि आप आज सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। वो एसबीसीए चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि वहां कौन लोग हैं। वाटर बोर्ड में भी अब जो है, अब चले जाएं तो जितने ऊपर के लोग बैठे हुए हैं आपको पता चल जाएगा वो कौन है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। जी नजमी साहब, कराची से अगर मोहब्बत करो तो कराची के लोगों को दो। हैदराबाद भी इसी सिंध का हिस्सा है, वहां के लोगों को भी नौकरियां दें। जी नजमी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबको सरकारी नौकरी दे दें। प्रैक्टिकली कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन जो कोर्ट लेकिन है मेरी बात सुन लें। नजमी आलम, लेकिन जब जो आपके यहाँ कोर्ट है जॉब्स ना, उसके क्रिएट हिसाब से होती है दो। ना, ये क्रिएट होती है फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी से। ये अरे पहले यार 18वीं तरमीम सुन के लीजिए, बाद अब कांग्रेस सारी के चीजें जो है ना वजीर आजम बने मनमोहन सिंह। आलम, सारी चीजें जो है मनमोहन सिंह वजीर आजम जब बने तो उन्होंने अपनी पहली जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें पूरे इंडिया के टॉप सेक्रेटरीज वगैरह थे, उन्होंने कहा कि आप ये पॉलिसी बनाएं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसा आए ना आए मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो पॉलिसी बनाए कि लोगों को नौकरी मिले। उन्होंने कहा नौकरी मिलने का मतलब है फैक्ट्रियां चलेंगी, तो खुद ब खुद मेरे पास फेडरल गवर्नमेंट का पैसा आ जाएगा। अब जब हमारी मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट तो इस हद तक जा रही कि ऐसा ऐसा फैक्ट्रीज बंद होने वाली हैं, तो जो रोजगार कहां से आएगा? बिल्कुल, रोजगार कहां से आएगा? आप जब वो फैक्ट्रियां बंद होंगी, वो compete नहीं कर पा रही इंटरनेशनल मार्केट में, आपकी महंगाई से, आपने पेट्रोल बिजली सब महंगा करके उनको मार्केट से आउट कर दिया है, तो वो तो बेरोजगारी फैलेगी। खाली मैं मजदूर की बात नहीं कर रहा जो फैक्ट्री की मशीन पर खड़ा है, वो अपने किसी मैनेजर्स को भी 2-4 को कम करेगा, टेक्नीशियंस को भी कम करेगा। जब उसको उसका माल नहीं बेचेगा तो वो तो डेफिनेटली अपने एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश करेगा। ये काम है फेडरल गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियां बनाते हुए देखना चाहिए। और हमारे माजरत के साथ हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास आज तक 4 साल होने को आने वाले कोई पॉलिसी नहीं है। जिस मुल्क में पता नहीं 5 या 6 वजीर खजाना बदल गए, FBR का हेड बन गया है, हर एक को जब वो आया तो कहा कि जी ये अरस्तु सुकरात आ गए, थोड़े दिनों बाद वो निकल गए। क्या हुआ जी? वो नहीं सही। कल वो स्टेट बैंक के गवर्नर ने कितना बेवकूफ़ी का बयान दिया। 92-93 में मैं लंदन में होता था, तो वहाँ हमारे साथ जो कुछ पाकिस्तानी लड़के थे ना, वो सुबह सुबह देखते थे एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है यार एक्सचेंज रेट अच्छा है, कोई पैसे भेज देते हैं घर वालों को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जबकि मैं उनसे कहता था बेवकूफ़ों, जब आप एक्सचेंज रेट आपका रुपया गिर के मुकाबले में ये स्ट्रांग हो रहा है तो आपको असर भी पड़ेगा मुल्क में इसका। अब ये वो कह रहे हैं जी वहाँ से लोग भेजते हैं तो उनसे उनको बहुत फ़ायदा होता है, उनको यहाँ पर अगर वो $100 भेज रहे हैं तो उनको इतना पैसा मिलता है, पहले इतना मिलता था। लेकिन उसका नतीजा जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो आप दे रहे हो, आपका जो गैर मुल्की कर्जा डबल ट्रिपल हो गया है, ये सब डॉलर बढ़ने से ना। और वो बेवकूफ स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि वो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं तो वो ज्यादा मिलता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो सवाल तो ये भी है ना, ये एमकेएम को भी ये सवाल करना चाहिए, वो जो लूटा हुआ पैसा था
लूटा हुआ पैसा था मुल्क से बाहर जो भाई, रिकवरी हो रही है, कर रहे हैं हम। तो और बाकी जो IMF से कर्जे की भी जो बात की गई थी, साहब, खान मैं साहब तो जो कह रहा कहते हूं ना, थे वो आप सब साबित करें, किसी को ना छोड़े जो लूटा हुआ पैसा लेके गया। लेकिन आपने 3 साल में क्या साबित किया? जी अब्बास साहब, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नजमी आलम की जो बात बता रहे हैं ना, जो स्टेट बैंक है, मैं बिल्कुल इसको कहता हूँ कि इतना बड़ा मजाक किया गया है बिल्कुल। कि अगर जो है डॉलर की कीमत बढ़ रही हो तो उससे बाहर पाकिस्तानी के रहने वालों को बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान के लोग तो मर जाएंगे, यहाँ की आवाम तो मर जाएगी। और अच्छा, एक चीज और बताऊं, बिल्कुल आपके प्रोग्राम में आपको याद होगा, आपने मुझसे आखिरी कमेंट्स लिए थे कि पाकिस्तान की मईशत किस तरह होगी, सही होगी, याद है आपको? आज से 15 दिन पहले तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए, और उसमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनको अपने टैक्स जो इस्तिलाहात हैं उसमें चेंज करके जो है जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कुछ जो है सब्सिडी देने या उनको कुछ टैक्स की मद में छूट दें, ताकि वो अपना जो मटेरियल, अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक्सपोर्ट फैसिलिटी दें, ताकि वो बड़ी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो आपका मुल्क की मईशत सही हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, क्योंकि आपका मुल्क इंपोर्ट ज्यादा करता है, उसके रिजर्व ही नहीं रहते हैं। तो मैंने पहले भी यही कहा था और मैं आज भी यही कह रहा हूं कि चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे किसकी भी गवर्नमेंट आए, देखें ये सिर्फ इन 3 सालों का नहीं, ये हमेशा इससे ये अलमिया रहा है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। अपने जो यहाँ पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करवाई जाए। उसी से पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, इतना बड़ा इदारा था, बंद कर दिया गया। हमारा राइस अभी भी बाहर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर जो मेड इन लिखा होता है वो किसी और का लिखा होता है। कॉटन हमारी आज भी बाहर जा रही होती है, बांग्लादेश से रॉ कॉटन यहाँ से बांग्लादेश जाती है। अब तो खैर बांग्लादेश भी नहीं जा रही, अल्लाह करे कि पाकिस्तान से दोबारा शुरू हो जाए तो आपकी चीजें सही होंगी, वरना यही हाल रहेगा। ठीक है जी अब्बास साहब, आप कॉल पे रुकिएगा। नजमी साहब, आप क्या देखिए, अब्बास ने कोई गलत बात नहीं की कि आप इनको इंडस्ट्रीज को, लेकिन ये है बड़ा लॉन्ग प्रोसेस, इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करके एक्सपोर्ट करना, ये एक बहुत ज्यादा, हमें काफी बात चाहिए। तो अभी इनको प्रेजेंट गवर्नमेंट को एक चीज पे फोकस करना चाहिए, ज़रात पे, जिसका रिजल्ट चंद माह में आ जाता है। हम जब 88 में गवर्नमेंट में आए तो पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा था, सो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि गंदम पे सब्सिडी ज़्यादा। क्या हुआ, अगली जो फसल लगी हमारे पास एक्स्ट्रा गंदम हो गई, हमने फिर अगले साल एक्सपोर्ट की। तो चंद चीज़ें जो आप फौरी रिजल्ट ले सकते हैं कि ना, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, खाने की चीज़ें महंगी। अभी आपको इमीडिएटली इस गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं, आटा, चीनी, दालें, ये चावल, इसको सस्ता करने की जरूरत। आप ज़राअत पे ज़्यादा सब्सिडी दें, ये भी करें साथ, ये नहीं, इन्होंने जो अब्बास भाई ने बात की वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फौरी रिलीफ के लिए अगर आप अपनी ज़राअत के ऊपर तवज्जो दे दें, आपके पास बहुत ज़मीन है, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करें, ये सब करें, आपके पास आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फिर आप चीनी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप गंदम भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत चीज़ें आप एक्सपोर्ट, लेकिन आपको बड़ा फोकस पाकिस्तान की ज़राअत पे करना होगा, सब्सिडी के जरिए और पानी उनको सही मुहैया करके, तो ये आपको अगले 4-6 महीने में रिलीफ दे देगा। ठीक है जी नजमी साहब, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब्बास साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी, हम बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। पीपल्स पार्टी किस हिकमत अमली के साथ बल्दियाती इंतखाबात में मैदान में उतरेगी? हम तैयारी कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन की, ठीक है, नहीं है, तंजीमी तौर पे कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह अभी जैसे कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में हमने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, सबसे हाईएस्ट वोट हमारे थे पूरे कराची में। ठीक है, हम फुल तैयारी से जा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन लड़ने,
और इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे रिजल्ट। लेकिन सर सबसे हाईएस्ट वोट पे तो पीटीआई आई है किसमें? कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन। नहीं, पीपल हमारे वोट हैं, अच्छा, सबसे ज्यादा हमारे वोट हैं। नंबर सही। 2 पे पीटीआई है। सर सिर्फ कराची या पूरे पाकिस्तान की नहीं, बात मैं कर रहे हैं? कराची की बात कर रहा हूँ ना अभी। हाँ हाँ। कराची में, पंजाब में भी इनका बुरा हाल है, पूरे मुस्लिम लीग ने इनको मारा है कैंटोनमेंट्स में। ये नहीं ले सके, ये इनकी अब क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इनका बहुत किला समझा जाता है ना पीटीआई का। कितनी सीटें मिली इनको? 10 में से 2। जो इनका डिफेंस की कितनी सीटें हारी है? सही। ये इनको डिफेंस के लोगों ने भी अच्छा सर, एमक्यूएम की भी ये इसी तरह मेरे ख्याल से 3 सीट्स उन्होंने ली हैं और एक रिकाउंटिंग हुई, मेरे ख्याल से अब 4 इनकी सीट्स हो गई हैं। एमक्यूएम ने कराची क्लिफ्टन कैंटोनमेंट से कोई नहीं ली, कराची कैंटोनमेंट से 2 ली हैं। मलीर में जो एक रिकाउंटिंग हुई थी, उन्होंने जो गिफ्ट कर दी थी पीटीआई को अपनी कहीं काउंटेबल नहीं है इसमें अभी इस और इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन में भी हम पीपल्स पार्टी ने जितना आज तक किसी बलदियाती इलेक्शन में रिजल्ट लिया उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट लेगी। अच्छा, गारंटेड। ठीक है जी। सब ये बात साहब बोल रहे थे कि हम जो है तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब्बास को भी कहना चाहिए, कोई भी नहीं कहेगा कि हम नहीं जीतेंगे, हम ये हो जाएंगे। हर आदमी क्लेम करेगा और हर आदमी कोशिश करता है जीतने के लिए। ठीक है जी। जिस तरह से पीपल्स पार्टी फुल एक्शन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग, और जो है महंगाई के खिलाफ भी आप लोग बड़े जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और जिस तरह से भी पीडीएम तो अपना वो कर ही रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, और पीपल्स पार्टी ने अपना भी कहा, जिस तरह से आपने कहा कि हम अलहदगी से करेंगे। लेकिन आप लोगों ने एंट्री तो बड़े जोश के साथ मारी है, लेकिन जो मसले हैं वो कौन हल करेगा कराची के? देखिए, हम जो जा रहे हैं मुजाहरा करने हुकूमत के खिलाफ, मुल्क के मसले पे जा रहे हैं, खाली कराची के मसले पे नहीं जा रहे हैं। कराची की आवाम के मसले, मतलब कराची के जो कितने सारे मसले, महंगाई भी आ गई है, एहतजाजी तहरीक या मुजाहरे और कितने दीगर मसले मसाइल हैं कराची के। हम जो मुजाहरे या एहतजाज करने जा रहे हैं वो मुल्क के मसाइल पे जा रहे हैं, कराची के मसाइल पे नहीं जा रहे। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसके खिलाफ करने जा रहे हैं, और उसमें करेंगे। हमारी सिर्फ ये कोशिश होगी कि अनारकी ना फैले, उससे हम बचना चाहेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि अनारकी फैले मुल्क में। जहां तक हमसे हो सकेगा हम उस पर करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करेंगे कि भाई ये इन्होंने महंगाई और इतनी, उसके खिलाफ हम करेंगे, आवाम को जगाएंगे। हमारा काम है आवाम को लीड करना। ठीक है जी। ठीक कहना चाहिए। जिस तरह से अभी आप लोग ये प्रोटेस्ट का आप कह रहे हैं कि हम करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह से आप लोगों ने इसे हिकमत अमली तैयार की है? हमारा तो सिंपल ये होता है ना, हमने जो जगह दे दी वहाँ हमारे वर्कर सारे पहुँचते हैं, पब्लिक को मोबिलाइज करते हैं और वहाँ पे मुजाहरा ये तकरीरें करते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं होता। अभी भी ये बात समझें आप कि एक दिन मुजाहरा हो गया बस ख़त्म हो गया। हम इसको कंटिन्यू चलाएं, किसी ना किसी ज़िले में, किसी ना किसी सूबे में रोज़ मीडिया पे आ रहा होगा कि जी पीपल्स पार्टी यहाँ मुजाहरा कर रही है, पीपल्स पार्टी यहाँ। हम पब्लिक को जगाएंगे। अच्छा, तो ये कब से आप लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, और ये इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा? कराची के अलावा और किन शहरों में? पाकिस्तान में होगा, पेशावर में भी होगा, सिंध में भी होगा, पूरे पंजाब में होगा, केपीके में होगा, आपका बलूचिस्तान में होगा, हर जगह करेंगे। और ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग सेपरेट ही करेंगे या फिर पीडीएम के साथ आप लोग मिल जाएंगे बाद में? कुछ नहीं, अगर देखिए कोई सियासत है, कोई हमारी उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। सियासत है, कभी कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसपे हम और पीडीएम बात कर सकते हैं। कोई तो नहीं कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी हुई कि हम पीडीएम से बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता सियासत में। ये इमरान खान ने रवायत निकाली है कि बात ही नहीं करनी है मैंने किसी पॉलिटिकल आदमी से, मैंने इससे पहले कभी ये चीजें नहीं हुई। ठीक है जी। जिस तरह से तहरीक इंसाफ नई बसेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक्स आपके सामने नामुकम्मल है। पीपल्स पार्टी ने भी ऑरेंज लाइन, रेड लाइन और दीगर लाइंस के उन्होंने भी कहा था, ऐलानात किए थे कि हम लेकर आएंगे, तो वो सारी बसेस कहाँ पर? नहीं, आपके वहाँ से औरंगी टाउन से जो आनी थी वो बन रही है, जो आके ग्रीन लाइन से मिलेगी। बसेस का है? बसेस नहीं बन रही है, आप जाके देखें। नहीं, मैं ट्रैक की बात कर रहे हैं, मैं बसेस की बात कर रही हूँ। बसें भी आ जाएंगी, वो बनेगा तो कब आएंगे? इतना टाइम देखिए नहीं, वो बेकार है। हाँ। जब तक ये ग्रीन लाइन, वही वाली बात होगी, फेडरल बसेस आगे खड़ी कर दी, ट्रैक नामुकम्मल है। नहीं, आप समझे नहीं। हाँ। अभी जब तक ग्रीन लाइन का ट्रैक ओपन नहीं होगा, वो जो औरंगी टाउन से ऑरेंज लाइन आ रही है,
वो बेकार है, वो कहीं जा ही नहीं सकती। ग्रीन लाइन तो ये कंप्लीट करें, हम ऑरेंज लाइन का हमारा स्ट्रक्चर तैयार खड़ा है। अच्छा, लेकिन वो स्ट्रक्चर हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? वो स्ट्रक्चर क्या आप है? जाएं औरंगी टाउन की तरफ जाएं, नॉर्थ नाजिराबाद से सर वो आप स्ट्रक्चर अभी भी ना मुकम्मल है, पूरा कंप्लीट नहीं है वो स्ट्रक्चर। भी उसमें कच रोड बन गई है, जंगले वगैरह ये, उसमें और ज्यादा नहीं बनना है। लेकिन ये अपना ग्रीन लाइन का खत्म करें काम, तो वो आगे से जोड़े ना, वरना उसको आप बना भी लें तो वो बेकार है। अच्छा, क्योंकि वजीर बल्दियात जो है वो हर 2-3 दिन बाद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, मीडिया टॉक कर रहे होते हैं कि हम अब बसेस लेकर आ रहे हैं, हम अब ये कर रहे हैं। तो वो मतलब वो किस भाई बेस पे जब वो ये आके बोलते थे ग्रीन लाइन जब स्टार्ट ट्रैक की जब ये इनकम्प्लीट है ग्रीन तो वो लाइन बसेस स्टार्ट पिला कर के देंगे, क्या? हम ऑरेंज लाइन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अच्छा, ऑरेंज मतलब लाइन आप में लोग का उनका मुकाबला है, पहले कौन नहीं, स्टार्ट आप समझ करेगा? ही नहीं रही। ऑरेंज लाइन बेकार है ग्रीन लाइन के बगैर, उसने आके ग्रीन लाइन से मिलना है। अगर ग्रीन लाइन नहीं चल रही तो ऑरेंज लाइन क्या करेगी? चलेगी नहीं। ठीक है, उसका एंड उसको आके इधर शामिल होना है। मतलब मैं समझी नहीं है वो कहाँ पर आके शामिल होगी? नॉर्थ नाजिराबाद पे औरंगी टाउन से आएगी ऑरेंज लाइन, और नॉर्थ नाजिराबाद में उन्हीं ट्रैक्स पे उसके साथ शामिल हो जाएगी। अच्छा, मतलब जो ट्रैक वफाक बना रही है आप लोग उस ट्रैक को यूज करना चाह हाँ, रहे हैं वो मतलब? आगे ये इधर उधर से छोटे ट्रैक आएंगे, वो उस बड़े ट्रैक पे चलेंगे। ओके, मतलब वफाक के ट्रैक को एसन गवर्नमेंट जो अपनी उस पे ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन वहां पे वो जिस तरह से आप ग्रीन हम लाइन उसको उनकी है वफाक की। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप नॉर्थ नाजिराबाद की रोड या एमएनए जना रोड पे 3 अलग अलग ट्रैक बनाएं, शहर ही रुक जाएगा। आपको तो इस्तेमाल सर आप लोगों ने सिंध गवर्नमेंट ने कराची की आवाम को कोई नए मंसूबे क्यों नहीं दिए? ये तो एक मंसूबा जो अभी हम दे बसेस रहे हैं का एक था मंसूबा वो आपको नया, सुने आप इनकम्प्लीट कहीं है, नए कोई मंसूबे हम नहीं दिए। नई चीजें आप लोग अभी हम आपको हब से एक नई नहर लेके आ रहे हैं अच्छा, पानी के लिए ना, ये जो हब कनाल है, के फोर्थ अभी ना नहीं मुकम्मल कोई है। फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपल्स पार्टी अब शुरू कर रही है कि वहाँ हब से पानी एक और कनाल बना के हब पंपिंग स्टेशन पे लाया जाए, जिससे मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सुरजानी वगैरह में बहुत पानी का क्राइसिस सर सॉल्व लेकिन हो। वहाँ पे तो मैं टैंकर माफिया का राज है। अगर कहाँ पे? ये सरजानी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आपने बात की, अगर जिस तरह से पहले भी कई जो है आप लोगों ने बोला कि हम लेकर आ रहे हैं लाइनें और नहरें वगैरह, देखिए अगर आप सबने टैंकर माफिया को फैजियाब किया है। और अगर नहीं इस बार भी ऐसी हुआ कि टैंकर एक माफिया बात को मैं बताऊं, अभी ये भी फैजियाब कर दी तो कराची के आम ने वही की टैंकर वही खड़ी हमारी हुई है। जरूरत है कराची शहर की। आप टैंकर बंद कर दें, लोग रो पड़ेंगे, अच्छा पूरा शहर रोएगा टैंकर। सर, अगर आप टैंकर बंद कर दें तो कराची की आवाम को पानी मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं उनके मिलेगा, नलकों में पानी आना नहीं शुरू हो मिलेगा। जाएगा। आप क्लिफ्टन, डिफेंस, इन तमाम इलाकों में आए, नॉर्थ नाजिराबाद में आए, टैंकर कितना पानी लेते हैं? मतलब तो कितना टैंकर आप समझती हैं कि पानी ले जाते हैं? सर 2000 गैलन, 5000 गैलन। 5,000, 3,000 नहीं, साल रोज का 1 MGD, 1 मिलियन गैलन, 2 मिलियन गैलन कितना ले लेते हैं? सर अब इसका तो मुझे स्पेसिफिक मैं आइडिया आपको इतना कोई बताऊं ना, खास नहीं है ना। बहुत ज्यादा ये लेते हैं 3 MGD टैंकर, इससे ऊपर नीचे कुछ होगा। मेरे तो ख्याल से इससे ज्यादा ही लेते होंगे। 5 MD लेते होंगे। ठीक है, क्लिफ्टन डिफेंस की रिक्वायरमेंट में 6 MGD कम है, ठीक है। 6 MGD कम है। और इलाके इसके अलावा है क्लिफ्टन डिफेंस पे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मुझे एरिया का अंदाजा है। 6 MGD पानी कम है जो इनको मिलना चाहिए। और हम सारे टैंकर बंद करके भी यहाँ ले आए वो पानी, तो भी शहर में दूसरे इलाकों में PCHS, नॉर्थ नाजिराबाद वगैरह जहाँ टैंकरों से पानी देते हैं, वो लेकिन सर वहाँ के हाइड्रेंट्स पे पानी की लाइन में पानी आ रहा होता है, वहाँ के घरों में पानी नहीं आ रहा होता। ये एक अजीब सा सवाल है ना। है, पानी कम है। देखिए कराची में अभी MD वाटर बोर्ड ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहा, बड़ा क्लियर, उसने कहा मैं पानी नहीं दे सकता, मेरे पास कराची की जरूरत का 40% पानी है। सर अब आपको जो मर्जी आप करें। अच्छा सर, आप अभी माशाल्लाह अभी वाटर मतलब वॉइस चेयरमैन अब लग चुके हैं माशाल्लाह, तो आपने आने के बाद डिपार्टमेंट ने क्या क्या चेंजिंग्स की हैं? देखिए मैंने कुछ ऐसी चेंजिंग नहीं की कि केओस फैल जाए। मैंने 2 चीज़ों पे अभी मेरा कंसंट्रेशन है बस। पानी एकदम सबका सही नहीं किया जा सकता, ये हकीकत है। ठीक है। मैंने मैंने अभी 2 जो मेरे मेन प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं, सीवरेज और पानी की लीकेजेस, ये 2 मैंने अपने मेन रखे हैं अभी इस वक्त, कि भाई शहर में सीवरेज को सही करो, और जो बड़ी लाइनों में लीकेज है जिससे हज़ारों गैलन ज़ाया होता है, उसको सही करना शुरू किया। अभी हमने काफ़ी सारी की हैं। अब मैं मुस्तकिल बुनियाद पे डेली लीकेजेस की रिपोर्ट लेता हूँ। सीवरेज का भी हमने ये किया है कि अभी हमारे पास 15 गाड़ियाँ पेयर ना सीवरेज के, एक बड़ा इशू है सीवरेज में।
अब गटर खोलने वाले नहीं मिल रहे। अच्छा। उसका क्या हाल है आपके पास? हमने अभी 200 पोस्टें अनाउंस की हैं, बड़ी मुश्किल से 60-70 आए। नहीं करना अच्छा। उनको ये काम, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं करा सकता तो हूँ। सर पहले के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो इस वजह से ये भी तो बहुत बड़ा नहीं, अलमिया है। आप लोग तनख्वाहें सबको मिल उनकी रही हैं, तनख्वाहें तनख्वाहें क्लियर सबको कर मिल रही दें हैं। सर, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं मिली नहीं, हुई हैं। तनख्वाह मिल रही है, वो इनके पिछले जो फंड्स थे वो है। तनख्वाह हर महीने मिल रही है तनख्वाह, लेकिन उसकी वजह है अब ये गटर खोलने के लिए नई जनरेशन उनकी नहीं आ रही है। कहते हैं हम नहीं करते ये काम, आप क्या कर सकते हैं? और ये गटर खोलने वाले नहीं होंगे तो आप गटर कहाँ से खोलेंगे? सही बात है। मैं आप लोग तो नहीं खोल सकते। और अब उनकी, और मैं समझता हूँ अगले 5-10 साल बाद आपके पास बिल्कुल कराची शहर में गटर खोलने वाला होगा ही नहीं। तो सर इसका फिर क्या तरीक़ेकार होगा? अब यही ये मशीनें, अभी मशीनें इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि आदमियों पर डिपेंड कम हो रहे। अभी हमने 15-20 मशीनें सीएम साहब ने दी थी वाटर बोर्ड को, अभी 15 मशीनें और आ रही हैं, वो जो सख्त, वो बड़ी अच्छी मशीन्स हैं। तो प्रोग्राम ये कि हर साल 8-8, 10-10 बढ़ाएं ताकि 200 तक इस फ्लीट को लेके जाएं, ताकि ये गटर वालों पे डिपेंड ख़त्म हो। ठीक है जी सर, जो इलीगल कनेक्शंस और जो करप्ट अफसरान है उनके खिलाफ कोई आप लोगों ने ऑपरेशन नहीं देखिए, किया? मेरे को अभी बने भी महीना नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं सबके खिलाफ ऑपरेशन नहीं, लेकिन हमने अभी जो मैंने बताया ना 2 टारगेट किए हैं। सीवरेज सही करो शहर का, और शहर में जो पानी लीकेजेस के जरिए ज़ाया हो रहा है, बड़े बड़े, छोटा मोटा हो वो अलग बात है, जो बड़ी लाइनों से हमारे ज़ाया हो रहा है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी बढ़ेगा हमारे पास। ठीक है। और जिस तरह से इलीगल का भी मैंने आपको कहा कि जो एक्सचेंज है इलीगल कनेक्शंस कर देते हैं। देखिए, अब उसमें इलीगल कनेक्शन कैसे होते हैं मैं आपको बताऊँ। एक तो ये होता है कि बड़े कनेक्शन हो रहे हो, किसी घर में एक कनेक्शन कर दिया, उसको पकड़ना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल नहीं है। सर, घर मेरी की बात नहीं, तो रोड कटिंग करके बकायदा रोड कटिंग करके ही होगा बीबी, ऊपर से तो नहीं जाएगा ना पाइप। मेन रोड कटिंग करके कर रहे हाँ, होते हैं। नहीं, मैं गली मोहल्लों की बात नहीं कर रही, मेन रोड नहीं, की वो बात तो कर फिर रही हूँ। कोई को देखे ना उसी उनके वक्त पास एनओसीज होती हैं, ना ही उनके पास कोई परमिशन होती है डिपार्टमेंट की, तो वो ऐसे कैसे कर देते हैं? करते हैं। ये मैं खुद नहीं डिफेंड कर रहा, करते हैं बिल्कुल। इधर इलीगल कनेक्शन कर दिया, इधर कर दिया, वो बिल्कुल करते हैं। अगर पकड़ाई में आता है तो उसके खिलाफ करते भी हैं फिर एक्शन। लेकिन ये इतना बड़ा शहर है कि गली कोच को देखना नामुमकिन हाथ में से। हाँ, जो बड़े कनेक्शन होते हैं 4-6 इंच के, उस पर फिर बड़ी नज़र रखी जाती है कि वो ऐसा कोई इलीगल ना हो जाए। किसी घर में नहीं आ रहा पानी, अब उसको कनेक्शन नहीं देंगे तो वो भी रोएगा हमसे, आके लड़ेगा, पानी दो, मेरा पाइप ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। सही बात है। ठीक तो है। सर ये जो कराची की पानी का जो मेन मसला है, ये बुनियादी मसला है, ये आप क्या समझते हैं, ये कब तक हल और किस तरह से हल हो सकता है? हल तो एक हल तो समंदर की तरफ जाना है डिसलिनेशन, लेकिन वो इतना महंगा हल है कि वाटर बोर्ड या सिंध गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। सही। उसका जो पानी मिलेगा वो इतना महंगा होगा कि लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको पे। तो आपका यही है कि आप दरिया सिंध से जितना ले सकते हैं, अब हब कनाल को डबल कर रहे हैं। मकसद यही है कि हब से भी पानी अगर 100 MGD आता है तो 200 MGD आ जाए। लेकिन अभी भी कराची का पानी का मसला इतनी जल्दी हल नहीं होगा, अभी काफी टाइम चाहिए। हाँ, और बिल्कुल के4 लगे, मंसूबा तो किस हकीकत तरह है। से मुकम्मल होते हुए देख रहे हैं आप? हैं? के4 मंसूबा ये कब तो तक इमरान खान साहब बताएंगे, वो कहते हैं 6 महीने में कर रहा हूँ, साल में कर रहा हूँ, और फेडरल नहीं, आप गवर्नमेंट लोगों के इसको, अंदाजे के मुताबिक कब तक कंप्लीट हो मुझे सकता तो है? 3-4 साल नहीं नजर आता। अभी भी कम 3-4 से कम, साल? कम से कम, मैं सही बता रहा हूँ, अच्छा, 3-4 साल से पहले नहीं खत्म होता। ठीक है जी। नजमी साहब, जिस तरह से वफाक की कारकर्दगी है, आप इनकी कारकर्दगी किस तरह से देख रहे हैं? किसकी कारकर्दगी? वफाकी हुकूमत की। सर पीट रहा हूँ, रो रहा हूँ, और क्या करूँ, जो पूरा पाकिस्तान तबाह अच्छा, करके रख पीपल्स दिया, और पार्टी क्या को, कहेंगे। पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकायत है, खान साहब आते हैं लेकिन हमसे मुलाकात नहीं करते, ये कौन? हमेशा देखिए, इनका तरीक़ेकार है या सिर्फ एक दफा हुआ है? एक चीज हम ये नहीं कहते कि हमसे मिलो, हम वी डोंट वांट टू सी हिम हिज ठीक फेस, है। लेकिन एक प्रोटोकॉल और एक तरीकाकार होता है। एग्जैक्टली। वजीर आजम आता है तो सूबे के चीफ मिनिस्टर को बुलाता है, ये चीफ मिनिस्टर को मीटिंग में नहीं बुलाते। सही। वरना हमेशा से हमने देखा था गवर्नर चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, आते हैं, फिर जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने करनी, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, किसी में चीफ मिनिस्टर बैठता है, किसी में, ये सिंध के इश्यूज पे मीटिंग कर रहे हैं और सिंध का चीफ मिनिस्टर नहीं, क्यों? जब इनका रवैया ये है कि ये किस चीफ मिनिस्टर सिंध की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो हम भी इमरान खान की शक्ल नहीं देखना चाहते, साफ बात है। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है सूबे का, आप आते हो उसको बुलाते नहीं हो मीटिंग में, सिंध के फैसले कर रहे हो, उसको हम आपको इम्प्लीमेंट भी नहीं करने देंगे वो फैसले, सूबा हमारा है,
18 अमेंडमेंट के बाद ये कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो अगर बात ज्यादा आपकी करेंगे ठीक तो है। इन्होंने एक आध दफा धमकी दी ना गवर्नर राज की, तो हम तो कहते हैं यार प्लीज लगा दें, फिर इनको पता चले पीपल्स पार्टी क्या करती है इनके साथ, हम इस्लामाबाद में भी लगा देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। खुर्शीद शाह साहब तो रिहा हो गए और मज़ीद पीपल्स पार्टी के कितने रहनुमाओं पर इल्ज़ामात हैं? इल्ज़ामात तो बहुत पे हैं, लेकिन आज तक साबित नहीं हुआ है। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब को 2 साल से ज़्यादा जेल में रखा और एक प्रूफ नहीं ला के दे सके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उनकी कि भाई आप 2 साल में तो कत्ल के मुलजिम की जमानत हो जाती है, सही बात है। अगर आप साबित नहीं। अभी आगा सिराज पे, शर्जील पे, लेकिन आप आज तक कोई केस साबित तो करें। आप सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन उनको प्रूफ नहीं करते, ठीक है, और बगैर प्रूफ के कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है जी। मुर्तज़ा वहाब साहब की एक माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, जी, पीपल्स जी। पार्टी मुर्तज़ा साहब जैसी क़यादत आगे क्यों नहीं लेकर आ रही? क्या मतलब? मतलब उनकी तरह यंग एनर्जेटिक मुर्तज़ा को एक्टिव, बनाया ना एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या बनाया इसको? मतलब और जो लोग हैं उनको भी तो मौका देना, मतलब नहीं, वही सबको पुराने दे। चेहरे बार बार रिपीट होते हुए नजर आ कौन रहे मसलन होते पुराने चेहरे, आप किसको कहना चाह हैं। रही काफी पुरानी लोग हैं जो कि बार बार मिनिस्टर भी बन रहे हैं, वही नहीं, लोग देखिए, आगे अब आ उस रहे हैं। मिनिस्टर उन मुर्तज़ा लोगों को को मतलब नहीं, आगे जो नए मुर्तज़ा का लोग हैं देखें, उनको भी मौका मुर्तज़ा देना को चाहिए ना। एडवाइजर बनाया हुआ है सीएम का, इक्वल टू मिनिस्टर। मुर्तज़ा अगर सूबाई का इलेक्शन जीत लेता तो मुर्तज़ा असेंबली का मेंबर बन जाता, वो इलेक्शन नहीं ठीक है, जीता, हाँ, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है ना। लेकिन मुर्तज़ा को देखें ना, अभी एडमिनिस्ट्रेटर, केएमसी, लॉ मिनिस्टर, ये सब चीज़ें तो उसको दी हुई हैं। ठीक है जी। पीपल्स पार्टी मेयर कराची के लिए किसका नाम देगी, किसको मतलब आगे देगी? अगर बलदियाती इंतखाबात जल्दी हो जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट आप लोग अपनी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बंदे का नाम सजेस्ट किया जाएगा आइंदा मेयर के लिए पीपल्स पार्टी? ये अभी बड़ी प्रीमेच्योर बात है, इस पे हम अभी देखें, सिस्टम आने दें कि उसमें वो डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, डीएमसीज बना रहे हैं, उसके मुताबिक हम फैसले करेंगे। ये बड़ी ठीक बड़ी है। प्रीमेच्योर बात है कि हम ये बात कर रहे अच्छा, हैं। मतलब वक्त से पहले आप अभी नहीं नहीं, कहना चाह अभी रहे? अभी आप लोगों ने मतलब नहीं है, अभी तो हमारा decide किया फोकस हुआ है इलेक्शन जीतने पे, बस। ओके, सही। बंदे पे नहीं, इलेक्शन पार्टी के जितवाने। वैसे अंदाजन कब तक जो है बलदियाती इंतखाबात एक्सपेक्ट हैं? अगले साल हो जाने चाहिए। अगले शुरू। साल बलदियाती इंतखाबात। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी कुछ टाइम में, कुछ महीनों में हम जो है बलदियाती इंतखाबात अनाउंस कर अभी रहे कौन सा महीना है? अभी हैं जी। अक्टूबर है ना, जी हाँ, नवंबर, आप दिसंबर। अगले साल की बात कर रहे नहीं, थे? अगले साल 2 महीने बाद तो अगला साल है। अच्छा, अभी ओके। इलेक्शन कमीशन 9 नवंबर से दिसंबर की 10 तारीख तक वोटर लिस्टों की करेक्शन कर रहा है, डोर टू डोर जाके। जब वो अपना अमल सारा कर लेगा तो ही वो इलेक्शन कराएगा, सही। जब तक हम भी अपना कानून बना के ले आएंगे। पीपल्स पार्टी की किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल भरपूर तैयारी हमारी चल रही है। ठीक है जी, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे नजमी साहब आप? मैं सिर्फ अपने नाजरीन को ही पैगाम देना चाहूँगा, आपने सबको आजमा लिया कराची में, जमात इस्लामी को भी आजमाया, नूरानी साहब मरूम की पार्टी को भी, एमक्यूएम को भी दे के आप लोगों ने बहुत किया, पीटीआई को भी किया, लेकिन कराची के लिए हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कराची के लोगों को कि आप आगे बढ़ें, पीपल्स पार्टी से अपना ताउन बढ़ाएं। हम आपको एक बहुत अच्छा और बेहतर कराची देंगे जो कि आप खुद महसूस करेंगे। आपने जिनको दे दिया वोट, जिनको आपने इज्जत दी, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नजमी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा आसिफ को दे इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को खुसूसन अपनी दुआओं में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।